हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको द्रव के सामान्य गुण में द्रव की अवस्थाएं पढ़ा दी थी, उनके गुण। और जो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने आपको हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा, द्रव दाब के नियम ये पढ़ा दिए थे। तो आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो रहेगा पास्कल का दाब संबंधी नियम। पास्कल ने जो दाब संबंधी नियम दिया उसमें उन्होंने बताया कि गुरुत्वीय प्रभाव जब ना हो, यानी कि उसकी अनुपस्थिति में द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर समान दाब कार्य करता है। और जब गुरुत्वीय प्रभाव होता है, जो मैंने पहले आपको कंडीशन बताई थी कि क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर एक समान कार्य करता है, उसी तरीके से वही कार्य करेगा गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में। और दूसरे नियम में पास्कल ने बताया कि जब कोई द्रव है, जैसे ये बर्तन है उसमें ये द्रव भरा हुआ है ना, और इसके ये 4 पिस्टन लगे हुए हैं, उसमें ये 4 पिस्टन हो गए। तो उस पर कोई बाहर से बल आरोपित किया गया एक पिस्टन पर, तो वो बल बिना क्षय हुए, जैसे यहाँ पर 1 न्यूटन का अगर बल लगाया जा रहा है तो वो दूसरे पे भी जाके 1 न्यूटन का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर क्षय हो जाए, उसका कुछ कमी हो जाए, कमी नहीं होगी, वो उतने का ही रहेगा 1 न्यूटन का। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है और हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह, ये सारे पास्कल के सिद्धांत पर ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका द्रव उत्क्षेप या उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट और बाउंसी फोर्स ऑफ अ लिक्विड। आप उत्प्लावन बल को एक सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो कि आप जब स्विमिंग के लिए जाते हो तो उसमें कुछ ट्यूब्स पड़े होते हैं। उन ट्यूब्स को अगर हम पानी के अंदर लेके जाएंगे तो वो ऊपर की ओर आते हैं, यानी कि उनमें नीचे से एक और फोर्स लग रहा होता है जो उनको ऊपर की तरफ लेकर आता है, वही उत्प्लावन बल कहलाता है। या फिर आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, अगर कोई आपने गुब्बारा लिया, बलून जिसमें गैस भरी हुई है, उसको आप पानी में डुबोने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, ऊपर आएगा। वही जो बल उसको ऊपर लेकर आ रहा है वही कहलाता है आपका उत्प्लावन बल। और वस्तु के जिस बिंदु पर, यानी कि जिस जगह पर वो उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बाउंसी, यानी कि उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो उत्प्लावन बल की मेजरमेंट है। आप इसकी डेफिनेशन के रूप में ऐसे पढ़ सकते हो, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जैसे कोई बर्तन है, उसमें ये पानी या कुछ जल भरा हुआ है, इसमें कोई वस्तु डुबोई गई, ये हमारी एक वस्तु है जिसको हमने क्या किया, डुबोया। तो इस पे पहले से एक बल कार्य कर रहा था mg, और ऊपर एक बाउंसी फोर्स कार्य कर रहा था। अब दोनों में जो 2 बल कार्य करेंगे तो उसके भार में कुछ कमी होगी। वही जो कमी है वो इस वस्तु ने जितना द्रव हटाया है, जितना पानी या जो द्रव भरा हुआ है वो हटाया है, उसके बराबर होगी। बस इतनी सी बात है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कुछ नियम दिए गए हैं, वो देख लीजिए। किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व, ठोस का वायु में भार अपॉन जल में ठोस के भार में कमी। वही है कि अगर हम ठोस को डुबो रहे हैं तो ठोस में जो वायु का भार है अपॉन ठोस के भार में जो कमी आ रही है वो। सेकेंड है किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव में ठोस के भार में आई कमी अपॉन जल में ठोस के भार में आई कमी। आई होप आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या है, किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है उसके प्रति एकांक आयतन, यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, जितना द्रव्यमान उसमें उपस्थित है उसको आप क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। उसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे
आयतन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। कब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसका मात्रक याद रखना है और इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? जल के घनत्व की तुलना में, यानी कि जो जल का घनत्व है उसकी तुलना में किसी वस्तु का जो घनत्व होता है वो हमारा आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट ये घनत्व की टेबल है, वो आप रीड कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका प्लवन। प्लवन जो है वो वस्तु के द्रव में तैरने का जो गुण होता है वो प्लवन कहलाता है। अब इस पर दो बल कार्य करते हैं। बल तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक mg जो कि वस्तु का होता है और एक बाउंसी फोर्स कार्य करता है, जो भी मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया गया था। उसी को यहाँ जो फिगर है उसमें W और W1 से नाम दे दिया गया है बस। तो अब W1 से भी, W1 क्योंकि इसमें फिगर में दिया है तो मैं उसी के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। ओके, ये W1 जो है वो क्या है? बाउंसी फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, और जो W है वो वस्तु का भार है mg। तो जब mg ज्यादा होगा किससे? उत्प्लावन बल से, यानी कि जो उत्प्लावन बल बाउंसी फोर्स लगा रहे थे उससे जब W ज्यादा होगा तो वस्तु जो है वो डूब जाएगी, क्योंकि वस्तु का भार ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु डूब जाएगी। और जब दोनों बराबर होंगे, W1 इक्वल W बराबर होंगे उत्प्लावन बल और जो वस्तु का भार था वो बराबर होंगे, तो जो वस्तु है वो आंशिक रूप से तैरेगी, इस तरीके से तैरेगी बीचों बीच में, ना तो बिल्कुल ऊपर जाएगी और ना बिल्कुल नीचे जाएगी, इस तरीके से रहेगी। और जब उत्प्लावन बल ज़्यादा है वस्तु के भार से तो वस्तु पूरी की पूरी ऊपर तैरती रहेगी, नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी। ये हमारे प्लवन में जो बल कार्य कर रहे थे वो किस तरीके से कार्य करते हैं और उनकी क्या क्या बाद में रिजल्ट आते हैं, ये उसके बारे में हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को पहले मैं अपने वर्डों में आपको बताऊंगी, अपने वर्ड्स में, देन फिर उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। पहले मैं अपने वर्ड में बताऊंगी, वो देखिए, कोई बर्तन लिया, उसमें लिक्विड भरा है, तो इसकी ये सरफेस हो गई इसकी। इस सरफेस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं मान लो, ये हमने कुछ इसकी सरफेस पे काल्पनिक रेखाएं मान ली। ये जो काल्पनिक रेखाएं, इन पर पड़ने वाले लंबवत बल को, इन पर जो लंबवत बल लग रहा है इनकी एकांक लंबाई पर जो लंबवत बल पड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक बार मैं बताती हूँ, बहुत सिंपल है। कोई बर्तन में द्रव भरा है, उसकी सतह पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मान लो। इन काल्पनिक रेखाओं की एकांक लंबाई पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? पृष्ठीय तनाव कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। यही मैंने बताया। अब यहाँ से फॉर्मूला एक आता है, पृष्ठ तनाव T इक्वल बल बट्टे लंबाई, और इसका मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाए तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कुछ घुलने वाली इम्प्योरिटीज होती हैं, वो अगर द्रव में मिला दी जाएंगी तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और अघुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाएंगी तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया गया है कि जल में एल्कोहल मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। अब एल्कोहल क्या है? एक अघुलनशील चीज है जिससे कि पृष्ठ तनाव कम हो रहा है।
नेक्स्ट हेडिंग है आपका ससंजक बल एवं आसंजक बल, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे आपने वाटर लिया या कुछ और भी ले लिया आपने, वो एक ही मटेरियल में जिस बल से वो आपस में जुड़े हुए हैं उस बल को आप क्या कहेंगे? ससंजक बल। उनके मध्य जो पारस्परिक आकर्षण बल लग रहा है वो आपका ससंजक बल कहलाएगा। दूसरी तरफ भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे गिलास में पानी रखा हुआ है, तो गिलास में जो पानी रखा हुआ है उसके अणु यानी कि वाटर के अणु और ग्लास के अणु दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो आपका आसंजक बल कहलाता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऊपर पढ़ते हैं। चलिए पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल। ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। ये पृष्ठ तनाव के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इनसे रिलेटेड कुछ कुछ। जैसे वर्षा की बूंद वाला आता है, ये दिया हुआ है, वर्षा एवं ओस की बूंदों का गोल आकार जल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है और पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में तैराई जा सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप पढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका केशिकत्व। अब देखिए क्या होता है केशिकत्व। कुछ बुक्स में आपको केशिकत्व की जगह केशिकात्व भी लिखा मिल जाएगा, तो चलिए पढ़ते हैं। द्रव द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को केशिकत्व कहते हैं। मतलब गुरुत्व बल के विपरीत। गुरुत्व बल के विपरीत क्या हो गया? गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य करता है, यानी कि ये जो द्रव द्वारा बता रहे हैं वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा, यानी कि गुरुत्व बल के विपरीत जाएगा। केश नली कोई कैपिलरी ट्यूब्स हैं, उनमें ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति को केशिकत्व कहा जाता है। जो ऊपर चीज जा रही है, जो ऊपर द्रव जा रहा है, उसी प्रवृत्ति को हम केशिकत्व कहते हैं। और जो केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वो कितनी मोटी है, कितनी उसकी त्रिज्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। अब केशिकत्व के कुछ एग्जाम्पल है, चलिए पढ़ते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाती हैं, जिससे नीचे का पानी केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तित नहीं होता और मिट्टी की नमी बनी रहती है। देखिए जब हमने खेत में पानी लगाया, उसके बाद जुताई नहीं की, तो क्या होगा कि जो केश नलियां हैं वो उस पानी को ऊपर लेके जाएंगी। जिस ऊपर लेके जाएंगे तो वो वाष्प के रूप में पूरा पानी चला जाएगा, सूख जाएगा और मिट्टी का रेत बन जाएगा और उसमें कुछ भी फसल नहीं होगी। इसी कारण उसको जोत दिया जाता है, जिससे ये केश नलियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। और जब टूट जाती हैं तो पानी ऊपर नहीं जा पाता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्याही में डुबोकर लिखने वाले पेन की निब की नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग केश नली की तरह कार्य करता है। देखिए इसमें ये जो भाग दिखाई दे रहा है वो केश नली की तरह कार्य करता है। इसमें से जैसे हमने स्याही को डुबोया, स्याही इस केश नली के माध्यम से ऊपर चढ़ जाती है, जिससे कि हम कुछ देर तक लिख पाते हैं। नहीं तो हम जैसे ही हमने डुबोया उतना ही लिख पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ जमा हो जाती है जो केश नली से उगड़ जाती है, उसी के कारण हम कुछ देर तक लिख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट एग्जाम्पल। लालटेन में मिट्टी का तेल धागे के मध्य बनी केश नलियों के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। आपने लालटेन में या मिट्टी के तेल के दिए में देखा होगा कि उसमें भी जो धागे की केश नलियां बनी होती हैं, उन्हीं के माध्यम से वो मिट्टी का तेल ऊपर जाता है, जिससे कि वो जलता रहता है। यही प्रोसेस मोमबत्ती में भी होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।